नमस्कार दोस्तों, 89.6 सेज एफएम पर आप सुन रहे हैं कहानी ना समझी की आंधी। नादानी में दीपा एक ऐसी गलती कर बैठी थी जिसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ सकता था, लेकिन दोष सिर्फ दीपा का नहीं था। आखिर इस मुसीबत का हल था क्या? आखिर उसके पिता ने ऐसा क्या किया कि दीपा को अपनी गलती का एहसास भी हुआ और ये गलती उनके परिवार पर उतनी भारी भी नहीं पड़ी। आइए सुनते हैं। सुबह सुबह नारायण जी ने अपनी दुकान खोली ही थी कि उनके पड़ोसी दुकानदार कबीर का फोन आया। हेलो। कबीर की कुछ चिंतित सी आवाज आई। नारायण भाई, आप फौरन घर आ सकते हैं क्या? एक बहुत जरूरी बात करनी है। नारायण ने कारण जानना चाहा, पर तब तक फोन कट चुका था। नारायण को कुछ समझ नहीं आया, पर कबीर की चिंतित आवाज सुन उन्होंने दुकान अपने नौकर के हवाले करते हुए कहा कि वो 10 मिनट में आ रहे हैं, तब तक दुकान की साफ सफाई करके रखे। कबीर का घर दुकान की पिछली गली में ही था। यूं तो नारायण कबीर को उतना खास पसंद नहीं करते थे। कबीर की दुकान उन्हीं की लाइन में थी और अक्सर उसकी दुकान पर कुछ युवा लड़कों का जमावड़ लगा रहता था, जो किसी संगठन से जुड़े हुए थे और मोहल्ले में अक्सर धार्मिक कामों हेतु चंदा वगैरह इकट्ठा करते थे। नारायण की इन सब कार्यों में कोई खास रुचि नहीं थी और कबीर अक्सर इन्हें अपनी दुकान पर बिठाकर गप्पे मारता रहता था। इसलिए उन्हें कबीर से कुछ चिढ़ सी थी। पर आज कबीर की आवाज में उन्हें एक चिंता दिखाई दी, तो अनहोनी की आशंका से वे बिना कुछ सोचे समझे सीधे उसके घर पहुंच गए। नारायण के घर में दाखिल होते ही कबीर की पत्नी गीता ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। यह स्थिति उनके लिए बड़ी अजीब सी थी। नारायण ने सवालिया नजरों से देखा और बोले, क्या बात है यार कबीर, ऐसा क्या हो गया जो इतनी सुबह सुबह बुलाया? गीता कुछ कहती, उसके पहले कबीर ने अपना मोबाइल रमेश के आगे रख दिया और बोला, भाई साहब जरा ये देखिए। यार ये क्या बेहुदा मजाक है? ये वीडियो देखने के लिए बुलाया तुमने मुझे? अरे भाई साहब नाराज मत होइए, आप एक बार देखिए तो आपको सब समझ आ जाएगा। और नारायण ने वो वीडियो देखना शुरू किया। जैसे ही कुछ क्षणों के लिए नारायण ने वो वीडियो देखा, उसका पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। वो ज्यादा देर तक वो वीडियो नहीं देख सका और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। थोड़ी देर कुछ सोचकर उसने अपनी पत्नी ममता को फोन लगाया और ममता की आवाज सुनते ही नारायण भर्रा उठा। तुम सही थी ममता, तुम सही थी। मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। तुमने तो मुझे होशियार भी किया था, पर मैं ही नहीं समझा। यही नहीं, मैंने अपनी बेटी दीपा पर अंधा विश्वास किया। उधर से ममता घबराकर बोली, अरे आप क्या बोले जा रहे हैं? मैंने आपकी किसी बात का बुरा नहीं माना। आप बात बताएंगे या यूं ही बेतुकी बातें करते रहेंगे? आखिर हुआ क्या है? ममता की आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। नारायण ने पूरी बात बताई और बोला, तुम ही बताओ मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप परेशान मत होइए, जो होना था हो गया। आप पहले घर आइए। मेरे ख्याल से आप पहले घर आइए और दीपा को स्कूल जाने से रोकिए। पर स्कूल जाने से क्या होगा? अरे मैंने आपसे पहले भी कहा था ना, आप भूल गए। आप ही बताइए, पिछली बार यही बात हुई थी ना। मैंने आपसे कहा था कि पिछले 1-1.5 साल से दीपा कभी भी स्कूल का नागा नहीं करती। हमेशा वो स्कूल जाना चाहती है, चाहे घर में कितना भी जरूरी काम हो या तबीयत खराब हो, लेकिन वो स्कूल गई। मतलब कोई ना कोई बात तो है
स्कूल जाने का कुछ तो संबंध है इस बात से। तब आपने मेरी बात को मेरा वहम समझकर टाल दिया था। मेरी मानिए, यदि अभी भी आप इससे सीधा सीधा सवाल करेंगे तो वो शायद कुछ नहीं बताएंगी, मगर देखना आप, अगर आप उसे स्कूल जाने से रोकेंगे तो वो बिफर जाएगी और आपसे जाने की जिद करेगी। तब सही मौका होगा उससे सवाल करने का। नारायण ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, ठीक है, मैं घर पहुंचता हूं। तुरंत गाड़ी चलाकर नारायण अफरा तफरी में घर पहुंचा और दीपा से बोला, आज तुम स्कूल नहीं जाओगी। और उम्मीद के मुताबिक दीपा स्कूल जाने की जिद करने लगी। पापा, आज मेरा प्रैक्टिकल है, आज तो जाना ही होगा, बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हारे स्कूल में बात कर लूंगा, मगर आज तुम स्कूल नहीं जाओगी। पापा, मैं नहीं रुक सकती, इट्स अर्जेंट। दीपा के जिद करने पर नारायण को गुस्सा आ गया। एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? कह दिया नहीं जाना तो नहीं जाना। मगर दीपा की घूरती आंखों से उसे और गुस्सा आया और उसने उसके गाल पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। हालांकि दीपा पर हाथ उठाकर नारायण मन ही मन बहुत दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने आज तक अपनी बेटी पर हाथ नहीं उठाया था। वो उनकी लाडली थी। तब तक कबीर अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंच गया था। उसने नारायण और भाभी को शांत करने की कोशिश की और स्थिति को संभालने के लिए अपनी पत्नी से कहा कि वो भाभी और दीपा को लेकर दूसरे कमरे में चले जाए। गीता जैसे ही दूसरे कमरे में पहुंची, उसने अपना मोबाइल दीपा के सामने रखते हुए कहा कि ये सब क्या चल रहा है दीपा, सच सच बता, क्या है ये सब फोटोज, ये SMS MMS क्या है ये? दीपा उन फोटोज और MMS को देखकर चौंक सी गई। ये सब मतलब कब, कैसे? शब्द उसके गले में ही अटकने लगे। उसे खुद नहीं पता था इन सब के बारे में। वो घबराकर रोने लगी। ममता को चुप कराकर गीता उठी और दीपा की पीठ सहलाते हुए बोली, देख, सब बात तू खुलकर बता, जो हो गया सो हो गया। अगर तू अब भी नहीं समझी तो बहुत देर हो जाएगी। देखे, तूने सही नहीं किया। एक बार भी तुझे ख्याल नहीं आया अपने माँ बाप का? इस तरह के कदम उठाने से पहले कभी तो सोचा होता। तेरे पापा को तुझसे कितना प्यार है, कितना विश्वास करते हैं वो तुझ पर। तेरी इस करतूत की सजा तुझे पता है तेरे भाई बहनों को भुगतनी पड़ेगी। अब दीपा पूरी तरह टूट चुकी थी। मुझे माफ कर दो चाची, मुझे माफ कर दो। मैंने जो भी किया अपने प्यार के लिए, उसको पाने के लिए किया। मुझे नहीं मालूम ये MMS कैसे बना, किसने बनाया। देख बेटा, तू सारी बात शुरू से बता, कुछ छिपाने की जरूरत नहीं, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जिसे तू प्यार बोल रही है वो सिर्फ धोखा था तेरे साथ, तेरे शरीर के साथ, बेवकूफ लड़की। दीपा सुबकते हुए बोली, चाची, वो जो घर के सामने राहुल रहता है ना, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। हम लोग कई महीनों से मिल रहे थे, पर राहुल मुझे भाव ही नहीं देता था। उस पर कई और लड़कियां मरती हैं, और वो सब मुझे बार बार बताती थी कि राहुल उनके लिए क्या क्या करता है। मुझे बहुत जलन होती थी उनसे। मैं उससे अकेले में मिलने की जिद करती थी कि सिर्फ एक बार मिलूं, और वो अक्सर कहता था, मिल तो लूं अकेले में, पर कैंटीन में मिलना भी कोई मिलना थोड़े ही होता है। और एक दिन मम्मी पापा किसी काम से शहर से बाहर जा रहे थे, तो मैंने मौके का फ़ायदा उठाकर राहुल को घर आकर मिलने को कह दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि पापा मम्मी रात तक वापस आ पाएंगे। घर में सिर्फ दादी थी, जो घुटने की वजह से सीढ़ियां चढ़ नहीं सकती थी, तो इससे अच्छा मौका मिलता नहीं। हमारे घर में 2 दरवाजे हैं, मैंने पीछे वाला दरवाज़ा खोल दिया
और दरवाज़ा खुलते ही छत पर बने कमरे में राहुल तुरंत आ गया। मैंने दादी माँ से कह दिया कि मैं ऊपर के कमरे में काम कर रहा हूँ। सब कुछ मेरी सोच के अनुसार चल रहा था। मुझे अच्छी तरह मालूम था कि अभी 3 घंटे तक कोई नौकर भी ऊपर नहीं आने वाला है। मैं कमरे में अंदर गई तो राहुल ने कमरा बंद कर लिया और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। मुझे यकीन था कि राहुल खुश होगा। मैं फिर भी पूछ बैठी, राहुल अब तो खुश हो ना? चलो आज सारी तुम्हारी शिकायतें दूर हो गई। तुम हमेशा मेरे प्यार पर उंगली उठाते थे। अब खुद ही सोचो, इससे अच्छी कोई जगह होगी जहां हम दोनों आराम से बैठकर 1-2 घंटे बात कर सकते हैं? आओ, इतनी मुश्किल से मौका मिला है, हम आराम से बैठकर बातें करते हैं। मगर राहुल अचानक कह उठा कि मैं खुश नहीं हूँ। मैं यहाँ सिर्फ बातें करने के लिए इतना जोखिम उठाकर नहीं आया। बातें तो हम फ़ोन पर भी कर लेते हैं। आओ मेरे पास बैठो। मैं समझ ही नहीं पाई कि वो क्या चाहता है। और राहुल ने मुझसे कहा कि वो मेरे लिए एक उपहार लाया है जिसे मैं पहन कर दिखाऊं। मैंने देखा तो उसमें एक गाउन था। मैं उसे नहीं पहनना चाहती थी। मैंने उसे मना भी किया, मगर उसने मुझ पर जोर डाला और कहने लगा कि अगर तुम मेरा मन नहीं रख सकती हो तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन फिर कभी मुझसे मिलने की या बात करने की कोशिश मत करना। वो बहुत गुस्से में बोला और मुझे लगा कि अगर राहुल नाराज़ हुआ तो वो मुझसे दूर चला जाएगा। मैं कैसे रह पाऊंगी उसके बिना? और तू उसकी बातों में आ गई, है ना? शर्म नहीं आई तुझे? दीपा नीची निगाह किए बैठी रही और अचानक जोर जोर से रोने लगी। जब उसका रोना बंद हुआ तो सुबकते हुए बोली, मैंने जैसे ही वो नाइटी पहनी तो राहुल ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैंने घबराकर उसे धकेला और कहा, ये क्या कर रहे हो? ये सही नहीं है। इस पर उसने कहा, क्या सही नहीं है? क्या इस तरह बुलाना सही है? तुमने भी तो मुझे बुलाया ना, तो आज मुझे मत रोको। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो? मैंने पूछा, तो क्या? तो मैं ये जहर खा लूंगा। और कहते हुए उसने जेब से पुड़िया निकाल कर इशारा किया। मैं डर गई कि इसे यहीं कुछ हो गया तो सब मामला उल्टा पड़ जाए। और फिर उसने वो सब किया मेरे साथ जो मुझे नहीं करना था, और हमने सारी सीमाएं लांघ ली। पर मुझे मन में कहीं ना कहीं तसल्ली थी कि राहुल को अब मुझसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने पहले की तरह फिर पूछा राहुल से, राहुल अब तो खुश हो ना? वो कहने लगा कि अभी मन नहीं भरा, ये सब एक सपने सा लग रहा है, कुछ यादें भी तो होनी चाहिए। और कुछ सोचते हुए मैंने उससे पूछा, यादें? कैसी यादें? वो कहने लगा, ऐसी कुछ यादें कि मैं तुम्हें जब चाहूं तब देख सकूं। वो न जाने क्यों अपना सब कुछ लुट जाने के बाद भी मैं मूर्ख उसकी चालाकी को प्यार समझ रही थी और मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाह रही थी। मैंने उससे पूछा, आखिर कैसी यादें चाहते हो? बस इतना कहते ही उसने अपनी जेब से झट से मोबाइल निकाला और मेरी एक फ़ोटो ले ली। फिर बोला, मज़ा नहीं आ रहा। और कहते कहते एकदम से मेरा गाउन उतार फेंका और कुछ तस्वीरें जल्दी जल्दी खींच ली। ये सब इतनी अचानक से हुआ कि मैं उसकी चाल नहीं समझ पाया। और फिर राहुल जैसे आया था वैसे ही चला गया। शाम को माँ की नज़रें मेरे गाल पर पड़े निशान पर अटक गई। फिर पूछ बैठी, क्या हुआ तेरे गाल? मैंने उनसे कहा, पता नहीं, शायद सोते में किसी चींटी या मच्छर ने काट लिया हो। पर शायद माँ की नजरें कुछ भांप चुकी थी। उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, यह निशान मच्छर या चींटी का तो नहीं लग रहा। सच सच बता, ये निशान कैसे बना है? मैं गुस्सा होते हुए पापा से मम्मी की शिकायत कर दी और पापा ने भी मेरी बात मानकर माँ से झगड़ा कर लिया। एक दो बार मम्मी ने देर रात मुझे मोबाइल चलाते हुए भी देख लिया था। मम्मी ने पापा से कहा भी था कि अब आपकी लड़की बड़ी हो गई है, कुछ तो ध्यान दो, आपको अपने काम धंधे से ही फुर्सत नहीं है। पर पापा ने उल्टा उनको ही डांट दिया। पापा की शय पर
मैं भी एक दो बार मम्मी से कह बैठी कि मम्मी आप भी ना बहुत पुराने ज़माने की हो, हमेशा मुझे डांटती रहती हो। मम्मी को दाल में कुछ काला महसूस हो रहा था। उनका दिल कह रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। मम्मी ने पापा से खुलकर बात करने की कोशिश भी की, पर पापा ने इस बात को कोई खास तवज्जो नहीं दी, सिर्फ हाँ हूँ करके बात टाल दी। और जब मम्मी ने दोबारा इस बात को कहा तो पापा कह बैठे, मुझे विश्वास है उस पर कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर मैं बड़ी खुश हुई। मन ही मन मुझे लगा कि अब सब ठीक है, अब सब कुछ सेटल हो गया है, अब मैं अपने प्यार को पा सकती हूँ। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन टिकी ही नहीं। अब राहुल उन फोटोज़ को दिखाकर मुझे धमकाने लगा और मुझसे रोज़ मिलने की जिद करने लगा। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया क्या करूँ, कैसे मिलूँ, पर बाद में मैं रोज़ स्कूल से वापस आते हुए राहुल से मिलने लगी। पर कहाँ, तू मिलती कहाँ थी उससे? बस स्टैंड के पास एक छोटा सा कैफ़े है, पॉपुलर कैफ़े, वहीं मिलता था। और मना करने के बाद भी वो मुझसे ज़बरदस्ती करता और एक बार तो वो वाली दिक्कत भी हो गई थी। तब भी घर में किसी को पता नहीं चला। ये बात सुन गीता चौंक पड़ी। वो तो अच्छा हुआ कि उसने दीपा की माँ ममता को बाहर चाय लेने भेज दिया था। दीपा सर झुकाकर बोली, राहुल ने एक दवा दी थी जिसको खाते ही मेरी काफी तबीयत खराब हो गई और मैं बेहोश हो गई। दाद देनी पड़ेगी तेरी हिम्मत की। कहां से आ गई तेरे अंदर इतनी अकल? तूने सबको उल्लू बनाया, तूने सही में सबको धोखा दिया। वहां कोई और तो नहीं था राहुल के अलावा? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतनी बात समझ आ गई थी कि राहुल मुझे ब्लैकमेल कर मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है। और मैं तब से जो भी कर रही थी अपने घर वालों से इस बात को छिपाने के लिए मजबूरी में कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि उसने मेरा MMS बना लिया है। मैं नहीं जानती कि उसने ये वीडियो कब बनाया। मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि हम दोनों के अलावा वहाँ कोई तीसरा भी है जो ये वीडियो बना रहा है। मुझे बहुत बाद में पता चला कि पॉपुलर कैफ़े का मालिक इरफान भी इसमें शामिल है। और वीडियो देखकर उसने भी एक बार, और ये बोलते बोलते दीपा जोर जोर से रोने लगी। गीता को सारा माजरा समझ आ चुका था। उसने बस इतना ही कहा, बेवकूफ लड़की, अब जो हो गया सो हो गया। अब ये सोचना है कि आगे क्या करना है। तेरी इस नासमझी की आंधी ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। रोते हुए बोली, चाची अब क्या होगा? गीता ने उसे गले लगाया और बस इतना ही कहा, तू चिंता मत कर, तू अब अपने परिवार के साथ है। यहाँ बैठ, मैं बाहर बात करके आती हूँ। गीता ने बाहर आकर कबीर और नारायण को सब बताया तो नारायण को लगा जैसे उसकी दुनिया खत्म हो गई। वो सर पकड़कर बैठ गया। नारायण का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से सारा खून निचोड़ लिया गया हो। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके घर में ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ देर एक अजीब सा मौन पसरा रहा और उस सन्नाटे को भंग किया कबीर की आवाज। वो बोला, आप लोग अंदर जाकर दीपा को संभालिए, हम कुछ करते हैं। हम कुछ करते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हमारा सब कुछ तो बर्बाद हो गया। मैं अब किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। इस लड़की ने मुझे जीते जी मार दिया। मन करता है इसका गला घोंट के फांसी पे लटक जाऊं। नारायण के शब्द अब उससे संभल नहीं रहे थे। कबीर ने नारायण के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, भैया मैं समझता हूं आपकी मनस्थिति, मगर ये वक्त अपनी बच्ची को कोसने का नहीं है। ये वक्त है समझदारी से काम लेने का। गीता ने भी कहा, भैया कबीर ठीक कह रहा है। इस वक्त हमें दीपा के साथ खड़े होना चाहिए। अभी सोचना चाहिए कि क्या किया जाए। नारायण खड़ा उठा। अब हम कर ही क्या सकते हैं गीता? सब कुछ तो खत्म हो गया।
जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत यूं सरेआम सड़कों पर उछल गई। उसकी बात सुन दीपा गंभीरता से कहने लगी, भैया अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहना चाहती हूं। आखिर एक स्त्री की इज्जत को उसकी कमर से जोड़कर क्यों देखा जाता है? मैं मानती हूं कि जो हुआ वो सही नहीं है, मगर क्या इसे बच्ची की एक गलती के तौर पर नहीं समझा जा सकता? क्या इसे बच्ची की एक नासमझी नहीं मानी जा सकती? ये बच्ची हमारी ही है। जैसे बच्चे बचपन में गलती करते हैं वैसे ही इसे भी एक गलती समझकर माफ कर दीजिए। माफ कर दो, चलो मैं माफ भी कर देता हूँ उसको। मैं तुम्हारी बात मानकर भूल भी जाता हूँ उसे, मगर ये वीडियो ये जगह जगह वायरल होगा। लोग हंसेंगे, घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे हम। और दीपा खुद क्या करेगी? क्या वो सहन कर पाएगी ये सब? ये सुन कबीर ने बड़े ही सधे स्वर में कहा, भैया आप बस अपनी बच्ची की इस गलती को नादानी समझकर एक बार माफ कर दीजिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। आप निश्चिंत रहिए, ये बात अब यहां से कहीं बाहर नहीं जाएगी। क्या तुम ऐसा कर सकते हो कबीर? यदि ऐसा हो गया ना तो कबीर मैं जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करूंगा। एहसान रहेगा तुम्हारा मुझ पर। भैया बात एहसान की नहीं, परिवार की है। भैया एक बात बताइए, जब हमारे बच्चों को कोई बीमारी होती है ना तो हम उस बीमारी का इलाज करते हैं, ना कि उस बीमारी की वजह से अपने बच्चों को अपने से दूर करते हैं। आप निश्चिंत रहिए, इस बीमारी का इलाज भी जल्द हो जाएगा। आप बस दीपा का ख्याल रखिए। और रही बात उस पॉपुलर कैफे की, उसके बारे में पहले भी इस तरह की खबरें आती रही। अब उस कैफे को और इस लड़के राहुल को मैं देख लूंगा, आप मुझ पर भरोसा रखिए। इतना कहकर कबीर अपना फोन हाथ में लेकर बाहर चला गया। कबीर के चले जाने के बाद रमेश के मन में एक तूफान सा मचा था। न जाने कितनी ही आशंकाएं ताश के पत्तों की भांति सुदूर गगन में उसे ले गई, किसी कटी पतंग की तरह। उसकी कई सारी बातें उसके अंतर्मन को झकझोर रही थी। अब समय था एक कठोर निर्णय लेने का, जिससे कि समाज के ठेकेदारों को कोई भी अवसर ना मिले किसी भी तरह की आलोचना करने का, और अपनी बेटी को भी मान मर्दन से बचाया जा सके। उसके सामने बचपन की सारी घटनाएं चलचित्र की भांति तैर गई। कब घोड़ा बनकर अपनी पीठ पर अपनी बच्ची को झुलाया, कब उसको पहला पग रखकर चलना सिखाया कि भरोसा रख बेटा, मैं हूं, गिरने नहीं दूंगा, थाम लूंगा तेरे पांवों को किसी मजबूत स्तंभ की भांति। यही तो अपेक्षा होती है किसी भी बेटी की, कि पिता के एक वटवृक्ष के जैसे संरक्षण उसे मिले, और बस बिटिया एक नन्हे से पौधे की तरह उसकी छांव में अंकुरित होती रहे। पिता का होना वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जिसने पितृविहीनता का दंश भी झेला हो कुछ करीब से। अब नारायण की आंखों में एक आत्मविश्वास सी चमक थी। वो जानता था उसे क्या करना है। उसने दुलार से दीपा को अपने पास बुलाया और बोला, बेटा जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसमें तुम पूर्ण रूपेण निर्दोष हो। हाँ, पर तुमसे कहीं अधिक दोषी वह व्यक्ति है जिसने तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है। दीपा जो न जाने कब से अपने मन के ज्वालामुखी को अपने भीतर जब्त किए बैठी थी, सिसक सिसक कर रो पड़ी और पिता के गले लग गई। वो काफी देर तक रोती रही और फिर चुप हो गई। एक अजीब सा सुकून था, क्योंकि अब उसके साथ उसके पिता थे। कहने लगी, पापा मैं जानती हूँ कि इन सब में सबसे अधिक गलती मेरी ही है। मैंने गलत व्यक्ति का चुनाव किया। मेरे जैसी संतान का होना व्यर्थ है। नारायण उसके सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा तू मेरी संतान है, तू गर्व है मेरा, और ये गर्व मैं कभी झुकने नहीं दूंगा। मैं तेरे साथ हूं, तू चिंता मत कर।
और पापा वो राहुल, वो वीडियो। बेटा अपने पिता पर भरोसा रख। बचपन से आज तक मैं तेरा साया बनकर तेरे साथ चला हूं। आज भी तुझे इस जमाने की धूप की तपिश में मैं तपने नहीं दूंगा। उसने अपनी पत्नी ममता को आवाज लगाई, जाओ दीपा को संभालो, सब ठीक है। और इतना कहकर वो भी बाहर निकल गए। शाम को जब नारायण घर वापस आए तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। और उसके बाद कुछ दिनों के लिए दीपा ने स्कूल जाना बंद कर दिया और घर में सब सामान्य सा हो गया। इस घटना के तकरीबन 5 दिन बाद एक दिन सुबह दीपा ने अखबार में खबर पढ़ी कि शहर के कॉर्नर पर मौजूद पॉपुलर कैफ़े में गैस रिसाव की वजह से आग लग गई और उसमें उसके मालिक और उसके दोस्त की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ये खबर पढ़ते ही दीपा की आंखों में आंसू आए, मगर वो सुकून के आंसू थे और वो कृतज्ञता के भाव लिए अपने पिता की ओर देख रही थी। और उसके पिता चुपचाप निर्लिप्त भाव से सुबह बैठे हुए अपने घर की बालकनी में आराम कर रहे थे। यही था एक अंतिम विकल्प एक पिता के पास, और यही था दीपा के हिस्से का न्याय।